वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग लाइट में शगुफ्ता यास्मीन। यहाँ पर हमारे साथ नादिर साहब तो मौजूद थे। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था आपको कि हमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर मोहसिन रिजवी साहब ज्वाइन करेंगे। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और अभी हम आपको उनसे मिलवा देंगे। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि ये कमर्शियल डायरेक्टर भी हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्लेज ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं हमारे फेमस प्लेज जो गुजरे हैं या बहुत फेमस ड्रामे जो हैं आप लोगों ने देखे, जिनका नाम लोगों को आज भी याद है, वो भी इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। आइए हम इनसे आपको मिलवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासीन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? गुड गुड, आई एम वेरी ठीक ठाक हैं। अच्छा मोहसिन साहब, आपसे हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा पहले तो ड्रामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि आपने कितने ड्रामे जो हैं अब तक बना लिए और उनमें फेमस नेम्स जो हैं वो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को जो है बता दीजिए। सबसे पहले तो बता दूं, मैंने अपना करियर 1988 से स्टार्ट किया था और एक पाकिस्तान की एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, इंटरफ्लो कम्युनिकेशंस। जी जी बिल्कुल। मेथड उससे मैंने अपना करियर का आगाज़ किया, जहाँ मैं कमर्शियल्स बनाता था। उसके बाद हम ही लोगों ने, ताहिर खान साहब ने एक कंपनी बनाई थी NTM, नेटवर्क टेलीविजन, बिल्कुल बनी थी, जिसके तहत ड्रामाज हमने बहुत से किया। और उस वक्त वो दौर था कि हमने ड्रामाज में एक ब्लॉकबस्टर ड्रामाज प्रोड्यूस किए, जिनमें चांद ग्रहण, नंगे पाँव, कशकोल, नादान नादिया, इस तरह के। और ये वो नाम थे जो हम लोगों ने बहुत बड़े एक प्रोडक्शंस के तौर पे लाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसे प्लेस हैं जो लोगों को आज भी याद है। बिल्कुल जी बिल्कुल। चांद ग्रहण ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था। और मतलब जब हम वो कर रहे थे तो मुझे याद है कि मैं पता नहीं नाम ले सकता हूँ, मगर पड़ोसी मुल्क से बहुत बड़े साहब का फ़ोन आया था मेरे पास, जो चाहते थे कि जी वो ऐसा ड्रामा हमारे साथ प्रोड्यूस करना चाहते हैं। वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि हम भी यहाँ मिल के एक दोनों इंडिया पाकिस्तान के साथ प्रोडक्शन करें। तो बड़ी एजाज़ की बात थी मेरे लिए। और ये एक सब एक टीम एफर्ट होती है। इसके अंदर मैं डायरेक्शन में भी बहुत लोग इन्वॉल्व थे, उनके नाम मैं नहीं ले सकता। तकरीबन 10 साल इंटरफ्लो करके फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई, द फिल्म कंपनी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, और जो आज एक बड़ी कंपनी, और हम लोग उस पर टेलीविजन कमर्शियल्स बनाते हैं। अच्छा, ऑल नेशनल मल्टीनेशनल कमर्शियल। और अब तक कितने कमर्शियल्स बना चुके होंगे आप? मुझे ये फ़ख्र है ये बात कहने में कि अब तक मैं जो एक पहले मैं रिकॉर्ड है, मोर देन 1000 कमर्शियल्स कर चुका हूँ। माशाल्लाह। 1000 से ज़्यादा मैंने कमर्शियल्स बनाए हैं। और जिसमें मैं नहीं समझता कोई, शायद ही कोई ब्रांड ऐसा हो, कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जिसके लिए कमर्शियल ना किया हो मैंने। लोकली, नेशनल, मल्टीनेशनल, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और तकरीबन हर चीज़, हर कमर्शियल किया। ये मेरा पैशन भी है, मुझे शौक़ भी है इस चीज़ का, यही मेरी जॉब है। ये तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ और मैं हर किस्म की चीज़ करता हूँ, हर किस्म का कमर्शियल करता हूँ और मुझे मज़ा आता है। मैं और वैसे भी हम कहते हैं ना कि जो चीज़ हम कहते हैं, एक जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा हो, जो आप समझ लें कि आप हॉबी के तौर पे किसी चीज़ को ले रहे हो और उसको आप अपना प्रोफेशन बना लें, तो रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ जाते हैं। ये बताइए, हम कहते हैं कि हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे जो है वो कमर्शियल का काम किया जाता है। कॉन्सेप्ट्स तो वैसे हर जगह होते हैं, हर प्रोग्राम का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है जिस पे वो बेस कर रहा होता है। अच्छा, कमर्शियल क्योंकि कुछ सेकंड्स का होता है, बहुत तेज़ी से आता है, बहुत तेज़ी से निकल जाता है, तो हम कहते हैं कि वो इनफैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, उसका कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो बात कंपनी कन्वे करना चाह रही है वो किस तरह से कन्वे करती है। ठीक है, या अब आप यूँ समझ लीजिए कि एक हैमरिंग हमें करनी होती है। अब जब हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इंटरनेशनल मार्केट को देख लेते हैं, थोड़ा सा अपने पास भी देख लेते हैं। इंटरनेशनली कुछ जो हमारे पास कमर्शियल के कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं, मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में भी अगर हमें नज़र आता है या फिर हम उनके TV चैनल्स पे देखते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट से डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं होते। शायद अभी हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट है वो कमर्शियल को कितना अच्छा और कितना बुरा बना देता है? देखिए शगुफ्ता साहब, पहली चीज़ तो जो कहते हैं ना, द बिग स्टोरी, हमारी जो कॉन्सेप्ट, हमारा एक स्ट्रॉन्ग लाइन, बाद वक़्त एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। पंच लाइन जी, पंच लाइन में आ जाता है। बाद वक़्त एक छोटी सी 30 सेकंड में एक दरिया को कूजे में बंद करना, बाद वक़्त आप समझते हैं जो 3 घंटे की फीचर फिल्म में एक पूरी कहानी बनाएंगे, तो वो एक 30 सेकंड की कहानी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाती है। तो ये तो इलामा हम सबसे पहले ही कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारा काम कॉन्सेप्ट और विजुअलाइजेशन के ऊपर होता है, जिससे बनाते हैं। रही बात आप जो कह रही हैं कि दूसरे ममालिक के अंदर, देखिए
कल्चर का एक बड़ा फ़र्क होता है हमारे मुल्क में, दूसरे मुल्क कल्चर का बड़ा फ़र्क है। वहाँ बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। मैं कहता हूँ अगर आप कुछ चैनल के देखें तो वो कोई कमर्शियल चलाते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो मैं कहता हूँ हमारे तो टेलीविज़न के ऊपर तो बेचारा लावाला कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट उनका ऐड भी नहीं चलने देती, माएँ वो बंद कर देती कि यार बच्चे ना देखें। हालांकि ऐसी वो एक घरेलू इस्तेमाल की चीज़ है, मगर वहाँ तो खुल के बोलते हैं। तो ये कल्चर का एक फ़र्क है। मैं समझता हूँ उनको आज़ादी है, उनका सेंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी अपनी इक़दारें, अखलाकी इक़दारें हैं, हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। पाकिस्तान में चलने वाला हर कमर्शियल हम ये समझते हैं कि हमारे साथ हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी बच्चियाँ हमारे बैठ के सब देख रही होंगी। बहुत से लोग मैं समझता हूँ वो इस बात का ख्याल दूसरे ममालिक में नहीं करते। वो कहते हैं भाई एक ह्यूमर होना चाहिए, और जिस तरह भी आए ह्यूमर, बहुत सी बातें ऐसी कह जाते हैं। हमारे साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पहले सेंसर बोर्ड हुआ करता था जो बहुत ज़्यादा मेरे कमर्शियल को इसलिए रोक दिया था कि उसमें हाथ पकड़ रहा, लड़का हाथ पकड़ रहा था लड़की का। हाँ, तो वो रोक दिया था उन्होंने। इवन बल्कि एक ज़माना ऐसा आ गया था कि वो कहते थे कि दुपट्टा दिखाएं सर के ऊपर, तो आप का तो सीन ही काट देते हो या मगर जिस तरह ये वो कहते थे अगर रात को भी लड़की सो रही है, सोते में दिखा रहे तो दुपट्टा उसमें पूरा ओढ़ा, पानी में भी डूब जाती थी, सर पे दुपट्टा नहीं उतरता। तो वो अब अलग वो आज़ादी है, मगर हमारे अपने कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने खुद बनाई हुई है। तो हम इस तरह तो बहुत सी बातें जो आपने नहीं सुनती पाकिस्तान में, वो कहीं आप दूसरी जगह से देखती हैं, दूसरे मुल्क को देखती हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि यार ये कैसी बात कर रहा है, ये तो यहाँ नहीं होती। तो सिर्फ ये फ़र्क है और कल्चर का डिफरेंस आ रहा है। उनको आपने कहा मोहसिन साहब कि कुछ हमारी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं जिनको हमें अपने साथ लेके चलना पड़ता है, और हम उस तरह से चीज़ों को नहीं शो कर सकते जिस तरह से यूरोप कर रहा होता है या हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जिससे हम कहते हैं कि चलो पहले सेंसर बोर्ड था तो कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन थी, अब वो टू मच था कि जी अब सर पे दुपट्टा, सोकर भी उठ रही तो सर पे दुपट्टा, अननेचुरल था। ठीक है, सेंसर बोर्ड की अपनी रिक्वायरमेंट थी लेकिन बड़ा अननेचुरल सा लगता था। अब एक चीज़ हम देखते हैं, कुछ कमर्शियल्स वाकई में हमारे यहाँ भी इस तरह के अब बन रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि सभी बैठे हुए होते हैं, कमर्शियल चल जाता है। अब वो इस तरह से चलता है, इतना ओपन चलता है कि ओ माय गॉड, ओके ठीक है, एक चीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको अगर लिमिटेड करके दिखाया जाए तो प्रमोशन तो फिर भी हो जाएगी उस चीज़ की, एज़ कम्पेयर टू कि जी आप स्कूल गर्ल्स को दिखाते हैं और वो अपने हाथ में प्रोडक्ट कैरी कर रही होती हैं और फिर वो किताबों में उस प्रोडक्ट को लगाया हुआ है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी बैड। देखिए, ये इस पे एक एतराज़ ये है कि मैंने भी उस कंपनी के लिए काम किया है और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए मैंने भी ऐड बनाए हैं। जो कॉन्सेप्ट वो ये चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये इसको एजुकेट करें, उन लड़कियों में, बच्चियों में एजुकेट करें जिनको उनकी ज़रूरत की उम्र पेश आ गई है। इसको इतना एजुकेट करें कि ये इससे एक क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ा मसला हो रहा था कि वो बच्चियाँ एजुकेट नहीं थीं और वो फिर दूसरी चीज़ें यूज़ करती थी। तो वो कहते थे हमारे प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को वो कहते हैं कि हाउस होल्ड आइटम की तरह इसको यूज़ करें जैसा कि है। मैंने इसकी ये चीज़ें मैंने बाहर तो बहुत अजीब तरह से देखी हैं। यहाँ तो चलें वो कैरी कर रही हैं हाथ में या बुक्स का बैग में रख के लेके जा रही हैं, बाहर तो बहुत अल्लाह माफ़ करे इस तरह। मगर वो कहते हैं यहाँ जो हमारी कंपनी है जो जिसको बना रही है, जो प्रोडक्ट वो कहती है कि ये इसको एजुकेट होना चाहिए, बच्चियों को उनको पता होना चाहिए कि यार ये एक इस्तेमाल की चीज़ है, इससे घबराएं नहीं। इस तरह जो दूसरे ममालिक तो खैर और बहुत चीज़ों को इस तरह यूँ बता रहे हैं कि जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मतलब ना सिर्फ लड़कियों के लिए, मर्दों के लिए, तो वो कि जी इसको तो खुल के दिखाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा सा शऊर उजागर करें। मैं समझता हूँ एक लिमिट्स में रहते हुए इस चीज़ को बता देना, सिर्फ ये कि देखें, अगर मैं तो इस वक्त मुझे पूरा जुमला उनका जिंगल रटा हुआ है, मैं बता सकता हूँ उसमें कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। खुश रहो बस, वो कहती है कि उधर थी तो वो नहीं सारी चीज़ें ठीक हैं। उस पर जो एक लोगों की एक जो राय आती है और जो हम एक चीज़ देख रहे होते हैं, अक्सर लोगों का ये कहना होता है यार जॉइंट फैमिली सिस्टम में बंदा बैठा हुआ होता है, अचानक से कमर्शियल चल जाता है। और उसमें जो एक सबसे बड़ा एतराज़ लोगों की तरफ से हमने सुना था, क्योंकि लोग बैठते हैं तो आपस में बातें भी करते हैं कि जी वो जब इधर भी चलता है तो फिर वो होता ही है कि कॉल भी आने लगती है कि ये क्या आपने बीच में शुरू कर दिया। तो वो एक कॉन्सेप्ट, एक जो शऊर बेदार करना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एजुकेट लोगों को नहीं करेंगे तब तक लोगों के समझ में नहीं आएगा। और हमारे प्रोग्राम का भी अपना एक मकसद होता है कि हम एजुकेट ही कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक इतराज़ लोगों का आता है ना, वो जिस तरह से बुक के कॉपी के अंदर उसको पेस्ट किया हुआ है उन्होंने, तो वो ज़रा सा चीप लगता है
कि कॉपी और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आप वैसे तो दिखा ही रहे हैं तो पता ही चल रहा है कि क्या चीज़ आप दिखा रहे हैं। एवरीबडी नोज। अब तो मेरे ख्याल से 8 साल का बच्चा भी बता देगा ये क्या दिखा रहे हैं। जी देखिए, मसला ये होता है कि बच्ची को वो जो स्कूल टाइम होता है जो गुजारना है, उसको 8 घंटे से 9 घंटे का टाइम होता है, उसमें उसको ज़रूरत रहती है उस चीज़ की, तो वो सिंपल जैसे ये होता है कि वो अपने साथ कैरी कर रही है और उसको एक लिमिट्स में रहते हुए हम दिखा रहे हैं। हाँ, बात वही आ जाती है, कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो अब ये कंपनी का अपना एक कॉन्सेप्ट, अच्छा कंपनी ये कॉन्सेप्ट देती है या आप लोग डेवलप कर रहे हैं? नहीं, कंपनी हमें अपनी हम डिजाइन हम करते हैं, स्टोरी हम डिजाइन करते हैं, स्टोरी बोर्ड आप लोग पूरा डिजाइन कर रहे होते हैं, फिर उस कंपनी से उसका अप्रूवल होता होगा, आप कंपनी को बताते हैं, फिर एक डिस्कस हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं हम लोग बैठ के, सब लोग डिस्कस कर लेते हैं, और फिर वो जो चेंजेस उसमें चाहे जो चेंज आपस में बैठ के डिसाइड, एक दफा होते पीपीएम हो जाती है, प्री प्रोडक्शन मीटिंग हो जाती है, क्या कैसे दिखाएंगे, और फिर हम फिल्म कंप्लीट कर देते हैं। सही। अच्छा, ये पूरा एक डिटेल का एक काम होता है, आप कुछ सेकंड्स के लिए इन चीज़ों को देखते हैं, यूं आती है और यूं चली जाती है, लेकिन इस पे 2-2 दिन लग जाते हैं। बाद वक्त हमने महीने भी लगाए, एक 30 सेकंड की कमर्शियल को महीना भी लगाया है। हाँ। मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हमारी ऐसी हैं जो हम लोगों ने, क्योंकि ग्राउंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है शगुफ्ता, उसके लिए जो तैयारियां होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोकेशंस की रैकी, वो लोकेशन वक्त बाद वक्त हमारी 1-2 कमर्शियल रहती है, 30 सेकंड में हमने 4-5 बड़ी लोकेशन दिखाई मुल्कों की, डिफरेंट कंट्रीज में हमने काम किया, तो उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। फिर उसके पीछे म्यूजिक रिकॉर्डिंग है, उसका जिंगल रिकॉर्डिंग है, देन उसकी लोकेशन रखी है, देन उसकी शूटिंग, प्री प्रोडक्शन, फिर शूटिंग, फिर एडिटिंग, एनिमेशन, ये टाइम ले लेती है। और बाद वक्त हम 2 दिन में काम कमर्शियल कर लेते हैं और 1 दिन में काम करके दे देते हैं। डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द स्टोरी, किस स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं। और सही। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं एक चीज़ कहना चाही थी, अच्छा अपने व्यूवर्स से मैं ये बात कर रही थी कि जी कुछ सेकंड्स के अंदर जो चीज़ चली जाती है ना, वो बस कुछ सेकंड्स की नहीं होती, उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, पूरे इतने सारे लोग होते हैं, मैं ये कहूँगी यू कांट इमेजिन कितने लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं, टीम इन्वॉल्व होती है, और पूरी टीम, और अच्छी खासी, मैं कहती हूँ, एक कहते हैं अज़्म आलीशान वालों का अपना एक कमर्शियल बन रहा था, उन्होंने बनाया था, जो एक सोशल मैसेज उन्होंने कन्वे करना था, एक अच्छा स्टेप था, सोशल मैसेज को कन्वे कर रहे थे वो। तो उसमें ये हुआ था कि जी बस भी थी, तो इतने सारे लोग भी बस के अंदर हैं, तो फिर वहाँ पे उन्होंने पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था ठेलों से, और वो एक रश एरिया दिखा रहे थे। ओ माय गॉड, इतने ज्यादा लोग थे और सबको टैकल करना। जिन्होंने अज़्म आलीशान कमर्शियल बनाया, उनको तो मैं सलाम करता हूँ, मेरे बॉसेज हैं वो लोग, और उनका काम को तो मुझे पता है, जिस तरह वो लोग काम पे तवज्जो देते हैं, ग्राउंड वर्क पे तवज्जो देते हैं अपनी, और मुझे ज़रूर पता है कि वो जो बस का कमर्शियल बनाया था, जहाँ बस थी, तो जो बस का इंटीरियर था उसका सेट लगा हुआ था, वो एक सेट पे काम हो रहा था, बाहर काम हो रहा था। वो लोग तो खैर बहुत ही जीनियस लोग हैं। आज जो कुछ भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, सीखा हुआ है, वो उनकी बदौलत ही है जिन्होंने अज़्म आलीशान के कमर्शियल्स बनाए हैं। और मुझे खुशी है, मैं नाम लूँगा उन लोगों के, कि वो लोग ताहिर ख़ान और सीमा ताहिर ख़ान, और कि वो लोग बहुत तवज्जो देते हैं। आपने जिक्र किया था, मैं बता रहा हूँ, उनके तमाम कमर्शियल में आप देख लें, रियलिटीज़ मिलती हैं। और हाँ, वो बहुत रियलिटी से करीब था, और मैं इसलिए ये बात कर सकती हूँ बिकॉज उस कमर्शियल का मैं भी एक हिस्सा थी, और मैंने एक मैसेज कन्वे किया था। एक खातून बस में चढ़ नहीं पा रही थी, उनको सब धक्का दिए चले जा रहे थे, तो मैं उनका हाथ होल्ड करती हूँ और फिर उनको अपने साथ गाड़ी में लेकर आती हूँ, और मैं कहती हूँ जी मेरा अज़्म ये है, आपका अज़्म क्या है। तो वो एक मैसेज बड़ा अच्छा कन्वे हो रहा था, और हम कहते हैं कि सोशल मैसेज के तौर पे बहुत अच्छी चीज़ ये स्टार्ट की गई, ताकि लोगों को एटलीस्ट जो एक चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है, वो जो एक सेंस है कि रिस्पेक्ट का एक सेंस जो आप लोग ख़त्म करते चले जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो है लोगों के अंदर वापस लाना, तो एक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और ये हम कहते हैं कि एक NGO का काम कर रहे थे आप। हर रिस्पेक्ट पे वो गौर कर रहे हैं, वो लोग हर चीज़ का ख्याल करके बात करेंगे, पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ पे शऊर बेदार होना चाहिए। हाँ। और मैं समझता हूँ ये लोग बहुत बड़ा, और अब बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। देखें, जो कुछ भी नफरतें, मुनाफकतें, जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में, सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमें शऊर बेदार नहीं है, हमें पता नहीं है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एक बच्चे की जिम्मेदारी क्या है, एक बड़े की जिम्मेदारी क्या है, एक बुज़ुर्ग की जिम्मेदारी क्या है। अगर हम सब अपना फ़र्ज़ निभाना शुरू कर दें, आज लोग जब हमसे ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार सबसे पहले सोचो पाकिस्तान को तुमने क्या दिया। सही बात है। सिर्फ अगर हम ये बातें शगुफ्ता करना शुरू करेंगे, यार वो ऐसा करता, अगर ये बिगड़ जाए तो ऐसे हो जाएगा, दुनिया में ये ऐसे हो, यार आप, मैं अपनी जगह बैठ के अगर मैं अपनी चीज़ को सही कर लूँ ना, मैं अपनी चीज़ों को ठीक कर लूँ, मैं अपनी चीज़ों को अपने स्टाफ के साथ ठीक हो जाऊँ, मैं कहता हूँ, और हर आदमी अगर ठीक होता चला जाए, ये मैसेज उनका है। और ये सिर्फ ये वाली बात है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी का तयन कर लें,
जो शायद वो एजुकेट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और मोहसिन साहब की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि हम सबको अपने आप को ठीक करना है। कल या परसों हम ये बात कर रहे थे कि इंडिविजुअली हमें भी तो अपनी शख्सियत को ठीक करना है। आप क्या मतलब, ये सारे लोग क्या कलर ब्लाइंड है? जब ग्रीन लाइट होती है चलना क्यों शुरू कर देते हैं गाड़ी के साथ साथ? अब वो गाड़ी ने निकलना है, नहीं आप चल रहे हैं बीच में, अब वो बेचारा गाड़ी वाला क्या करे, इतनी देर में सिग्नल बंद हो जाता है, रेड हुआ हुआ है तोड़ते हुए निकल जाओ। शगुफ्ता, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं दुनिया भर की बात दूसरी दुनियाओं में मैंने देखा है, बाद हम रात को 3-3 बजे 4-4 बजे भी आ रहे होते थे और बर्फबारी हो रही थी और रोड सुनसान थी, 4 बजे रात को एक गाड़ी नहीं थी। तो मेरा ड्राइवर जो था वो रुक गया एक जगह, तो मैंने उससे कहा तुम चलो, चलते क्यों नहीं हो? तो उसने मुझे कहा कि सिग्नल के इशारे के सिग्नल रेड है। तो मैंने कहा यहाँ कौन देखता है, कुछ नहीं होता। उसने कहा नहीं। तो ये इतनी चीज़ें मैंने ये वेस्ट में देखी। अच्छा, हमारे ही लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान लाकानूनियत करते हैं, वहाँ जाके ऐसे हो जाते हैं, वहाँ जाके इतना सिग्नल उनको पता है, क्रॉस करेंगे टिकट मिल जाएगा, फोटो खिंच जाएगी, तो उनको वो पान नहीं खा रहे होते, थूक नहीं रहे होते, उनको पता उनका क्या बनेगा। भाई एक दफ़ा मैं सिंगापुर में था, मैं आपको बताऊँ, और मैं सिर्फ रोड पे जा रहा था, तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे पानी की बोतल ला दो। उसने मुझे पानी ला दिया। अब मैं, जैसे कि हमारी आदत है, मैं रोड पे चल रहा था, फुटपाथ पे देखता हूँ, सेंटोसा आइलैंड को ऊपर से देख रहा था मुझे, तो मैंने बॉटल का रैपर खोला, लेबल ऊपर से खोला और यूं करके खोला, तो अभी फेंका ही था मैंने, उसे जल्दी से नीचे हाथ रख के उसको पकड़ लिया गिरने से पहले। उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग? मुझे अंदाजा नहीं हुआ मैंने क्या किया, क्योंकि तो छोटे से बॉटल का रैपर तो फेंका था। उसने कहा अगर आपने अब ये किया तो आप पे $500 फाइन हो जाएगा इसी वक्त। फिर वो वाली चीज़ हो गई ना कि जी एक लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, और अगर यहाँ पे भी आप लॉ को स्ट्रांग कर दें तो मेरे ख्याल से लोग इस तरह की हरकत करने, यही लोग जाके बाहर सिविलाइज हरकतें कर रहे होते हैं, यहाँ पे अनसिविलाइज हरकतें कर रहे होते हैं। तो देखें जी, ज़रूरत जो है ना वो वाकई में इस बात की है कि हमें ख़ुद को भी तो अंदर से एजुकेट करना है, अपने आप को सिविलाइज करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब तो पाकिस्तान बने भी इतना साल गुजर गए हैं कि अब तक हमें सिविलाइज हो जाना चाहिए था। क्यों इस गलत पार्किंग करना, गलत जगह पे गाड़ी फेंकना, किसी को प्रॉब्लम किसी के लिए क्रिएट करके उसको एक क्रेडिट समझना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव हैं। आप अपना नेगेटिव इंप्रेशन जब तक अपने मुल्क के अंदर ख़त्म नहीं करेंगे, कोई दुनिया का कोई भी मुल्क आपकी इज्जत नहीं करेगा। सिंपल, हम अपनी इज्जत खुद करवा सकते हैं, जब खुद ही नहीं करवाना चाह रहे तो कोई और कहाँ से करेगा। हमने 2 चीज़ें हम नोट करते हैं अपने यहाँ जब हमारे पास कमर्शियल्स बन रहे होते हैं। एक तो ये कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम यहाँ पे नहीं हो रहा होता, उसके लिए लोग बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ जाके जो है अपनी एक फिल्म जो है उसको डेवलप करते हैं और सारी चीज़ें करके फिर वो वापस इधर आते हैं। एक एनिमेशन का वर्क जो है वो बढ़ गया, इसके बारे में बताइएगा। और उसके बगैर कहते हैं अब गुजारा भी नहीं है। एक तो ये तासुर गलत है कि 100% फिल्मों का काम पोस्ट प्रोडक्शन बाहर होता है, ऐसा नहीं होता। हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हम एक तो टेप पे फॉर्मेट है जिसमें डीजी बीटा भी आ जाता है, डीवी कैम मुख्तलिफ आ जाता है, टेप्स के जो फॉर्मेट आ जाता है, रेड भी आ जाता है। एक हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं 35mm, जो इस पर 90% से ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, मोर देन 35mm। उसके लिए हमारी पास एक बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में 35mm की रशिस को डेवलपिंग करने का सिस्टम नहीं लगा हुआ। रशिस सिस्टम है, कुछ इंटरनेशनल स्टूडियोज हैं, लैब लगी हुई हैं, मगर वो इतनी हाई टेक नहीं है जितनी, एक तो रश डेवलपिंग धुलाई नहीं हो सकती, दूसरे कि उसकी टेलीसीनिया जो हम चाहते हैं कि वो फिल्म कन्वर्ट होकर वीडियो पे आया, कोई कलर ग्रेडिंग कर लें, उसको फ्रेम को एडजस्ट कर लें, वो हम नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। और मैं यहाँ के लोगों से बात कहना चाहूँगा, इन्वेस्टर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ पाकिस्तान में एक ये चीज़ रहती है कि इसका बहुत स्कोप है, यहाँ पर आके इस चीज़ को लगाइए, टेलीसीनिया मशीन्स पाकिस्तान में लगाइए, बहुत कॉस्टली नहीं है, मगर इसमें बहुत इनकम है, बहुत इनकम है। मुझे नहीं पता लोग यहाँ क्यों नहीं लगाते। हम इस वक्त सिंगापुर और बैंकॉक को इतना पैसा दे के आते हैं, माहाना सालाना, पाकिस्तान के सारे डायरेक्टर्स मैं कहता हूँ इतना पैसा देते हैं, मैं कहता हूँ ये रेवेन्यू अगर पाकिस्तान वाले लगा लें, यहाँ आए, बहुत बड़ी बात है। तो सिंपल उसके लिए, उस प्रोडक्शन की जो कि हमारी ज़रूरत बन गई है कि टीसी करनी है, टेलीसीनिया करनी है, उसके लिए हम जाते हैं बैंकॉक, हम अपनी सारी फिल्में नेगेटिव जो 35 की फिल्म में लेके जाते हैं। मगर अगर आप एक फिल्म टेप पे कर रहे हैं, डिजिबीटा पे कर रही हैं, रेड पे कर रही हैं, एचडी पे कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत के लिए कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की। और वो लोग इतने चालाक हो चुके हैं, बाहर वाले, बैंकॉक वाले, सिंगापुर वाले, इंडिया वाले, उनको पता है कि हम उनकी ज़रूरत है, हम टीसी करने आते हैं, तो वो हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वहाँ। वो कहते हैं आप शूटिंग भी यहीं कर लें हमारे पास, हम मॉडल भी आपको इंडियन दे देंगे अपने, हम आपको म्यूज़िक भी यहीं कर देंगे, हम सेट भी यहीं लगा देंगे, हम आपको फूड शॉट्स भी बहुत अच्छे बना देंगे, हम आपको कैमरा भी बहुत अच्छा दे देंगे।
और कम रीजनेबल, बहुत कम रेट्स में दे देते हैं वो। तो ये होता है कि यार चलें 1 विंडो, हम जा तो रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, पूरी शूट करके आ जाते हैं। ये ट्रेंड आने से शगुफ्ता एक ये प्रॉब्लम हुई है कि पाकिस्तान में जो टेक्नीशियंस हैं हमारे हैं, उनको काम कम हो गया उनके बाद। हमारे जो स्टूडियोज हैं वो वीरान हो रहे हैं थोड़े से। हमारे पास जो कैमरामैन हैं, हमारे जो DOP हैं, हमारे जो गैफर्स हैं, हमारे पास जो बूम ऑपरेटर्स हैं, हमारे जो फोकस पुलर्स हैं, उनके पास काम कम हो रहा है, इसलिए कि लोग बाहर जाके काम कर लेते हैं, क्योंकि वो एक हमें लालच देते हैं कि आप TC करने तो आ ही रहे हैं, तो शूट ही आप पूरी यहाँ कर ले। कैमरे उनके बहुत अच्छे हैं, उनके फैंटम कैमरा, हाई स्पीड कैमरा यूज़ कर रहे हैं वो लोग, वो इतनी अच्छी मॉडल दे रहे हैं। हम बेचारे यहाँ उन्हीं मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं जो हमारी यहाँ चली आ रही है। वहाँ इतनी मॉडल्स हैं कि वो मिल जाती हैं, फिर एक कम रेट्स में काम हो जाता है, फिर वो बहुत प्रॉपर एक तौर पे काम कर रहे हैं। उनकी जो फूड शॉट्स हो रहे हैं या जो उनके प्रोडक्ट शॉट हो रहे हैं, जो आप पैक दिखाते हैं, उसके लिए कैमराज, उसके लिए रूम, उसके लिए टेबल भी अलग है उनकी, जहाँ आदमी नहीं जा सकता। इतनी बारीकी से काम कर रहे हैं, जो आप शॉट आपको देखते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको। तो ये वजह है सिर्फ कि बाहर जाके काम कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे पाकिस्तान में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तमाम। अच्छा, मैंने बहुत अच्छी मार्कोतुल आरा फिल्में मैंने पाकिस्तान में बनाई हैं, कराची में बनाई हैं, इसी स्टूडियोज में बनाई हैं। यहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे बाहर उन पर काम करने की। बहुत अच्छा काम यहाँ किया है हमने, और भी लोगों ने। मैं कहता हूँ इस वक्त बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ टैलेंट की कमी नहीं है। जितने डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, जितने प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, जितना अच्छा कैमरामैन काम कर रहे हैं, जितने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, जितने अच्छे लाइटमैन काम कर रहे हैं, उनके। अच्छा मोहसिन साहब, यहाँ पर एक सवाल, आपने जब ये कहा कि हमें बाहर मॉडल्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर तो वो हम कहते हैं ना कि जी वो एक भेड़ चाल है, माजरत के साथ, लेकिन यह है कि एक भेड़ चाल चल रही है। अगर एक खातून एक ड्रामे से हिट हो जाती हैं तो कौन सा कमर्शियल ऐसा होगा जिसमें उसको लेना नहीं चाहेंगे आप? ठीक है, आप उनके रेट्स खुद बढ़ा रहे होते हैं, इतने बढ़ा देते हैं कि फिर उसके बाद वो कंट्रोल में किसी के भी नहीं आ रही। आप सोच नहीं सकती शगुफ्ता उनके मतलब क्या रेट्स मिलने लगे हैं। मतलब अभी एक मॉडल के साथ मैंने काम किया है, वो सिर्फ कुछ ड्रामा हिट थे, उनको क्या पैकेज दिया है हमने, बिकॉज वो कहती हैं कि ये इतने दे वरना मैं करूंगी नहीं। ये अब डिमांड नहीं, क्लाइंट अच्छा, कहता है, चाहता है कि। अगर हम इंडिया की तरफ देख लेते हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं करती मैं, पड़ोस की बात कर लेती हूँ। अगर मैं उस तरफ देख लेती हूँ तो देखें वहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं, उनके हर कमर्शियल में नए लोग होते हैं। बहुत कम कमर्शियल्स ऐसे होते हैं जिसमें रेपुटेशन चल रहा होता है, ठीक है ना, कि एक ही बंदा आए जा रहा है, वो सबको चांस दे रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा नोन ना भी हो, क्योंकि पहले कमर्शियल्स के साथ था कि वो कमर्शियल बिल्कुल अलग लोग कर रहे होते थे। अब ये ट्रेंड आ गया है कि जो एक ड्रामा अगर उसने अच्छा कर लिया है तो बस सबसे अच्छी एक्ट्रेस भी वही हो गई है। अब उसके साथ में कोई कर रही होगी, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही होगी, नहीं वो ऊपर नहीं आ सकती, ठीक है, उसको आप चांस नहीं दोगे। आप दोगे चांस उसको जिसने एक प्ले समझ लें कि उसने लीड कर लिया, ट्रैक का कोई लीड कर रहा होगा, वो किसी खाते में नहीं आता। तो आप तो अपनी कंट्री के लोगों को खुद ही नहीं पूछ रहे, डिवैल्यूट तो आप खुद कर रहे हैं, किसी एक को चढ़ाते हैं और एक को गिरा देते हैं। तो जब तक आप लोग यही इन्वायरमेंट रखेंगे तब तक जो है वो आपको बाहर ही जाके मॉडल्स ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर आप, मेरे ख्याल से इतना टैलेंट मौजूद है, अगर आप यहाँ के लोगों को थोड़ा चांस दे दें तो मेरे ख्याल से आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेहतर तौर पे कर सकते हैं। ये मेरी सोच है, अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ तक सही हूँ। मोहसिन साहब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि मुझे जाना है एक ब्रेक पे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में। शिकफ्ता यासीन मेरे साथ नादिर यहाँ पर मौजूद हैं और मोहसिन साहब भी मौजूद हैं। कमर्शियल के हवाले से हम बात कर रहे थे और बात थोड़ी सी मैं ये कह रही थी कि जी हमारे यहाँ जो टैलेंट को अगर नहीं पूछा जाता और बाहर जाके अगर वो मॉडल्स उठा रहे होते हैं तो उसके पीछे डिवैल्यूट करने में आप ही लोगों का हाथ है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी चढ़ा देता है और किसी को भी गिरा देता है। आज जो मॉडल हर कमर्शियल में मौजूद होगी, चाहे उसने एक ही ड्रामा क्यों ना किया हो, उसको आप पकड़ लेते हैं। अब सब पागल हो जाते हैं उसके पीछे, उसको भी ये चाहिए, उसको भी वो चाहिए, उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, डिमांड क्रिएट हो जाती है, एग्जैक्टली। तो होता ये कि घर की जो ख्वातीन देख रही हैं, ड्रामा देख रही हैं, उनमें वो इन हो जाती है, वो इतना उसमें हो जाती है कि यार वो रो रही है, वो देखो ये कर रही है, वो उनके अंदर वो आ जाती है, उनकी फैमिली में आ जाती है। तो जब वो प्रोडक्ट से एसोसिएट करते हैं उसको, तो लोग उसको अपना समझते हैं, अरे यार ये तो वो है जो उस ड्रामे में आ रही थी, वो रो रही थी और वो कह रही थी। तो इससे ये होने लगा कि एक उनकी डिमांड, मैं कहता हूँ आप सोच नहीं सकती जो उनकी डिमांड्स हो गई हैं। अब हमारे, मैं तो कहता हूँ इनकम टैक्स वाले कहीं ना इस बात उनको पकड़, मगर नाम नहीं ले रहा, मगर उन लोगों की डिमांड्स हो गई। जो आर्टिस्ट हमारे बड़े हैं
और वो इतने इतने पैसे ले रहे हैं कि सोच भी नहीं सकता कोई। अच्छा, एक तरफ ये है कि या तो आप कहना चाहिए कि लाखों में पे कर रहे होते हैं, कहाँ एक नई लड़की आती है उसको कहते हैं 20,000 में काम कर लो, ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? 10,000 ले लो। अरे बिल्कुल नहीं, मैं बताऊं, मैंने तो एक दफ़ा एक लड़की देखी और बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की थी और बहुत अच्छी लड़की लगी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप हमारे साथ एक कमर्शियल में काम करेंगे? तो वो मैंने अपने जंग में भी इंटरव्यू में कहा था, तो उसने कहा नहीं जी मैं तो कमर्शियल नहीं। मैंने कहा नहीं जी आप कर लें। खैर वो मान गई थोड़ी देर, तो उसने कहा अपने अम्मी अब्बू के साथ आऊँगी आपके पास। वो आ गई मेरे अम्मी अब्बू अपने। तो मैंने कहा ये कहें ठीक है। मैंने कितने पैसे आप सोच रही लेंगी? कहने कि आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिएगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं मेरा बजट 50,000 रुपये का है, हम आपका क्लाइंट है, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा इसके लिए। और वो एक लड़की अच्छी मॉडल बन गई, क्योंकि अच्छी तो ऐसा नहीं होता, अगर लड़की में टैलेंट है, लड़की अच्छी है शक्ल की, तो हम तो ऑफर करते हैं उनको खुला कि आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। बजट क्लाइंट की तरफ से अप्रूव्ड होता है, हम उनको बता देते हैं कि ये बजट है। और तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि नई लड़कियों को, मगर मैंने ये देखा है कि दूसरे ममालिक में, इंडिया वगैरह में, मैंने उन लड़कियों के साथ काम किया है और एक खातून को मैंने उस वक्त 5,000 रुपये दिए थे जो आज इंडिया की बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं। मुझे याद है क्रीम का कमर्शियल मैंने इंडिया में किया था जाके, तो ये लड़की मेरे पास आई, मतलब नॉर्मल सी लड़की थी, मुझे कहा ठीक है मुझे गोरा कर दो, उसका कमर्शियल था। तो उसने 5,000 रुपये हमसे मांगे। आज वो एक लड़की, मैं कहता हूँ मिलियंस में बिलियंस में पैसे लेती है, वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। तो वो लोग अपनी खुद उठाते हैं लोगों को। अभी कितने आर्टिस्टों को देखें, नई नई लड़कियां लाए हैं, वो कहाँ कहीं पीछे रह गई। काजोल कहाँ गई, माधुरी दीक्षित कहाँ गई, ये करिश्मा कपूर कहाँ गई था पीछे, और नई अनुष्का शर्मा आ गई है, नई आ गई। वो जो एक बूम था ना, बिल्कुल खत्म हो गया ना। अब नई लड़कियां, उन्होंने चांस दिया, उनसे नहीं खेलते रहे। हमारे यहाँ नहीं, शबनम से, मोहम्मद अली से, रेबा से खेलते रहे और उनको यूज करते रहे। उन्होंने उनको टाइम दिया। ये जो कौन सी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, कौन सी सेना है, वो उनको दिया। वो कहाँ पहुंच गई, वो या शर्मा कहाँ पहुंची? नई नई लड़कियां छोटी छोटी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको टैलेंट नजर आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो लड़की आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। आप उसको बढ़ाना ही नहीं चाहते, आप कहते हैं कि जी काम देने की जरूरत ही नहीं है, इससे टुच्चे वाले रोल जो है वो करवाते रहो। आप देखें शगुफ्ता, अभी नापा ने जो शुरू किया है और नापा नई मॉडल लड़कियां दे रहा है। अभी कुछ हमारे प्लेयर्स थे जिसमें डॉली की आएगी वगैरह मुख्तलिफ थे। जो जो टैलेंट आया है निकल के सब नापा से आ रहा है। नापा में सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं ये लोग, एक्टिंग वगैरह की। क्या क्या टैलेंट आ रहा है, मैं कहता हूँ। मतलब मैं तो नाम लूंगा, हिना दिलपजीर आपकी मिसाल है, एक खातून है वो। मतलब वो क्या थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, वो आई, उनको थोड़ा सा चांस मिला। अंदर जौहर आपके अंदर अपना होता है, वो आप छोड़े हुए निकल के आता है। क्या क्या कई लोग, नताशा का नाम मैं लूंगा, मैं अलिशबा यूसुफ का नाम लूंगा। ये वो आर्टिस्ट हैं जो निकल के आ रहे हैं बाहर, और उनके अंदर तो पाकिस्तान में टैलेंट भरा पड़ा है। मैं कहता हूँ यहाँ आप उठाएं लड़कियां, कॉलेज में, एक कॉलेज में चले जाएं और आप ऑडिशन तो लें जरा, आपको 10 लड़कियां ऐसी अच्छी मिलेंगी ना जो यहाँ ड्रामा को पीट के रख देंगी यहाँ। मगर वही वाली बात, भेड़ चाल के वो उनको आने ही नहीं देती हैं। नई लड़कियां जो है, वो जो हमारी लड़कियां हैं जो बेचारी काम कर रही हैं, फिर उनको वो 50 लाख रुपए कौन देगा? ऊपर से कुछ प्लेस में अनमैच कपल्स, ठीक है, 50 साल के आदमी के साथ जो है वो आप जो है 26 इयर्स की लड़की को खड़ा करके उसकी बीवी बना देंगे। आप क्यों उसके चीजों को डैमेज कर रहे हो? राइट प्लेस पे राइट पर्सन को क्यों नहीं प्लेस करते? अगर एक लड़की इस वक्त 20s में है तो 50 साल का एक बड़ी एज का आदमी, 50 प्लस का आदमी, वो देखने में भी 50 प्लस का ना हो तो चलो काम चल जाए। अब वो बेटा जो उसका दिखा रहे हैं वो उसका बॉयफ्रेंड लग रहा है, बेटा तो कहीं से भी नहीं लग रहा। ये जो हस्बैंड दिखा रहे हैं वो उसका बाप लग रहा है, हस्बैंड नहीं लग रहा। तो ये अनमैच गेम क्यों खेल रहे हैं? मतलब इतना अनमैच कपल बना के। और वही बात है, गिन के 5-6 लोग हैं जिनको हर ड्रामे में आप चांस देते हो, हर जगह पे आप लेके जाते हो। आप कमर्शियल में भी वही लोग नजर आ रहे हैं। अरे भाई मेक सम डिफरेंस, कमर्शियल में तो कम से कम नई शक्लें ले लें, बस देखे ना, एक आध पुराना ले लें तो बाकी तो नहीं ले। और मैं कह रहा हूँ टैलेंट बहुत है, हम यूज़ करते हैं नई लड़कियों को बहुत ज़्यादा लेता हूँ मैं, मुझे अच्छी लग, जो भी एक लड़की अच्छी लगती है। बल्कि मैं तो आपको ऑफर करना है, आप क्यों नहीं करते अच्छे कमर्शियल? आप किया आप मिल गए नहीं रियली, बिकॉज यू हैव अ टैलेंट। आप बर्जस्ता बोल रही हैं, आप बोल सकती हैं, आप कैमरा फेस कर सकती हैं, आप कैमरा शाय नहीं है, आप ये आप करें। मतलब आप बहुत अच्छे, मतलब एक खातून जो बहुत ज़बरदस्त एंकर रह चुकी हैं और बहुत बड़ा शो करती रही हैं, आजकल वो नहीं है टीवी पे। मैं उनको, मुझे याद है बहुत शुरू में वो थी इस्लामाबाद में वगैरह, मैंने उनको ऑफर की थी आप करें, उन्होंने करने शुरू किए, वो उससे पढ़ाती थी वो।
मैं कहता हूँ उन्होंने सबसे बड़ा मॉर्निंग शो किया था। अच्छा। ठीक है, तो वो इस तरह, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ आपके अंदर टैलेंट है, आप अंदर गढ़ रहे हैं, आप बोल सकती हैं, आप लाइव हैं, आप कैमरा शाय नहीं है, आप एक बात को बना के बयान कर सकती हैं। तो ये कुछ लड़कियां होती हैं कैमरे का आते जी ये जो चक्कर होता है ना, ये मार देता है, आंखों की मूवमेंट बता देती है आपको। हाँ, कि आप नहीं कर सकते। एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बगैर कैमरे के घर में किचन में काम करते हुए एक्टिंग कर रहे होते हैं, और एक्टिंग नहीं, या उनके अंदर फेस एक्सप्रेशन इतने होते हैं कि अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो सामने को पता लग रहा है ये क्या कह रही है, ये खुश है, ये गमगीन है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं कहता हूँ आप लाख खुशी आ जाए, लाख गम आ जाए, उनका मुंह एक जैसा रहेगा। तो मतलब वो किसी की मेहंदी में आए जब भी मुंह होगा, किसी की मैयत में आए वही मुंह होगा। नादिर ने फौरन मुस्कुराहट जो है वो अपनी स्माइल पास कर दी कि मैं मुंह एक जैसा नहीं, कुछ लोग होते हैं उनके अंदर एक्सप्रेशन की कमी होती है, वो अच्छे अदाकार कभी नहीं बन सकते। नहीं, आपको मैं कह रहा हूँ, मुंह पे कह रहा हूँ, आपके अंदर वो एक स्पार्क पाया जाता है कि आप उस जगह स्माइल दे रही हैं, स्माइल दे रहे हैं, उस जगह आप, हालांकि कैमरा बात आप पे नहीं है, मगर आपको पता है कि क्या करना है, इसको मतलब उसको फील कैसे करना है, खुशी को उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। ये एक अदाकार का टैलेंट होता है, मैं कहता हूँ। और ये इससे बड़े बड़े मैं कहता हूँ अदाकारों की कामयाबी है। बहुत लोग अच्छा अदाकार बात आई, बहुत खूबसूरत थी, मगर उनका फ्लैट फेस था, एक्सप्रेशन, आंखें नहीं बोल रही थी, एक्सप्रेशन नहीं कर रहे, वो दे नहीं पाई। और वो जिनकी मैं बात हिना दिल पतीर की बात कर रहा हूँ, उनका मसला उनकी यही तो एक अच्छी चीज है, वो कुछ चुप रहेंगी, बात पूरे ड्रामे में चुप रहेंगी, तो कोई आया, ये कौन आया, कहाँ गया, ये पूरी स्टोरी वो आंखों से बयान कर देंगी वो अपनी। और ये एक एक्टर का कमाल है। बिल्कुल। और हिना दिल पजीर का तो मैं भी ये कहूंगी कि जो भी कैरेक्टर वो कर रही होती है, लगता है एग्जैक्टली उसके अंदर चली गई हैं। एग्जैक्टली। मैं आप उनके कितने ड्रामे देखें, मतलब ये मैं उनको उनसे मेरा कोई जाती वो नहीं है, मगर मैं उनकी एक मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई सिफारिश ही चल रही है, कोई आएगा, नहीं, कोई भी आ सकता है। टैलेंट होना चाहिए अंदर आपके। बहुत बहुत अच्छे हम लोगों ने आर्टिस्ट पैदा किए पाकिस्तान ने, और जो आ रहे हैं यहाँ पर और जो आके काम कर रहे हैं, हिना दिल पतीर उनकी एक मिसाल है। ऐसे बहुत लोग जो नए निकल के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं अलिशबा यूसुफ का नाम लूंगा, आप उसको देख लें, जो आजकल आ रही है एक नज़र मेरी तरफ टाइप के जो ड्रामे हैं, उनमें कई ड्रामे में हिट हैं वो उनके अंदर एक्सप्रेशन है। हाँ। वो जब रोती हैं तो पूरे आंसुओं से रोती हैं। एक दफ़ा मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक दफ़ा मैं कमर्शियल कर रहा था अतीका उढ़ो के साथ, और तो वो एक किसी कैंपेन का एनजीओ का कमर्शियल था, जिसके अंदर उनको आके वो एक बैठ जाती हैं, उनको बच्चों को खून चढ़ रहा होता है, और उनको जुमला बोलना था कि बच्चे हंसते बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते, मगर जब इन बच्चों में खून की बीमारी देखती हूँ दिल दर्द से भर आता है। ये उनका डायलॉग था, और वो हमसे बातें करती रहती थी, हंसती रहती थी, ताली वाली मार रही थी, हाँ जी शॉर्ट रेडी आ जाएँ, हाँ जी शॉर्ट रेडी आ जाएँ। वो आती थी, उनको चल के आना था, अपने मार्ग पे बैठ के ये बोलना था कि हंसते बच्चे किसको नहीं अच्छे लगते, मगर जब खून की बीमारी दिल दर्द से भर आता है। वो आती थी, वो बोलती हैं हंसते बच्चे किसको नहीं अच्छे लगते, मगर जब इन बच्चों में खून की बीमारी देखती हूँ, और ये बैठती उनको आंख से 2 आंसू गिरते थे विदाउट ग्लिसरीन, और वो रोने लगती थी, दिल दर्द से भर आता है। अरे यार, फिर वो जैसे कर, हाँ जी मतलब हाँ पीछे आए, दोबारा करेंगे। अरे यार, मैं कहता था वाह वाह वाह, ये टैलेंट है इसके अंदर। वो रोती थी, मतलब उनके आंसू आते थे, बाकायदा गिरते थे 2 आंसू। ये यार मैं लाख कोशिश कर लूँ, आंसू उस वक्त नहीं आ सकते जब चाहते हैं, या आप नहीं, उनके अंदर टैलेंट है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी अदाकारा हमारी गुजरी हैं जो एक्सप्रेशन की बाप हैं, मास्टर हैं, कितने लोग हैं। तो पाकिस्तान टैलेंट, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन प्लीज़ उनको चांस दें, और जिसके पास टैलेंट होगा अगर आप उसको चांस दे देंगे तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा, लेकिन प्लीज़ उसे चांस तो दें। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है आपसे, और अगर अभी और टाइम होता तो अभी और बहुत सारी हम आपका बहुत शुक्रिया। जाते हैं तो मैं एक छोटी बात कहना चाहूँगा, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के जो डायरेक्टर से मुलाकात हुई नवीद साहब से, नवीद असरार साहब से, उनको देख के मैं एकदम मादी में चला गया कि वो जिनके बेटे हैं, असरार साहब के बेटे हैं, मैं उनको एक क्रेडिट दूंगा, उन्होंने आजकल की पौध के जो डायरेक्टर्स हैं ना, उनको डायरेक्टर बनाया है असरार साहब ने। उनका बहुत बड़ा मार्केट कंट्रीब्यूशन। मुझे सिर्फ बच्चा देख के मुझे उनकी इतनी खुशी हुई कि ये उनका बेटा है जो यहाँ का डायरेक्टर है। वो असरार साहब जिन्होंने हमें डायरेक्टर बनाया, वो इतने अच्छे कैमरामैन थे और जो हमारे लिए फ्रीलांस काम करते थे, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कमर्शियल, मतलब उन्होंने हमें असरार और रमूज सिखाए कि ये कैसे होता है, कैमरे से लाइटिंग कैसे की जाती है, कैमरे तक एक्सपोजर कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे एक्सप्रेशन लिए जाते हैं, उनका बहुत बड़ा। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगा शगुफ्ता यास्मीन। एक तो सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी कि आपके अंदर एक स्पार्क है,
मैं आपको ये ऑफ़र करूँगा और मैं कहूँगा आप आइए, इस तरफ आइए, ज़रा कमर्शियल की तरफ भी आइए। मॉर्निंग शो करते रहिए, कोई बात नहीं, कमर्शियल 11 बजे के बाद शुरू होता है। आप आ जाएं। और दूसरी जो आपकी पूरी टीम है, डायरेक्टर्स हैं, नवीद अता, इनका शुक्रिया करूँगा। अनिल भट्टी ने हमारे साथ बहुत काम किया है और हमारे साथ बहुत कोऑर्डिनेशन करते रहे एक ज़माने में। ये अब ये आप चैनल के साथ बिजी हो गए हैं तो शायद हमें टाइम नहीं देते, मगर इनका मैं शुक्रिया करूँगा। आपकी पूरी टीम का, खालिद अराइन साहब से हमारे बड़े अच्छे मरासिम में, उनका बहुत शुक्रिया करूँगा कि आपने हमें टाइम दिया। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया, और जब जाने से पहले हम कोई ना कोई एक अच्छा सा पॉजिटिव सा मैसेज जो है वो कन्वे ज़रूर करते हैं। और आज इस तमाम गुफ्तगू का, सुबह से लेके अभी तक जितनी भी गुफ्तगू हमने की, उसका जो एक हम कहते हैं ना पंच लाइन की बात करते हैं, वो ये कि पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, अच्छा सोचिए अच्छा करेंगे। अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो इतना स्ट्रांग होता है कि आप नेगेटिविटी की तरफ ही जाएंगे और कोई भी चीज़ होते होते रुक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए तो फिर अपने अंदर चेंज लाइए, अपनी सोच में चेंज लाइए। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।